Hello, everybody, and this time I am there before you with a very new topic. And from the language point of view, it also has a great importance. And basically, we make use of some sentences that help us to bring some kind of condition in our sentences. ऐसी कुछ sentences हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में जिसमें शर्तों का प्रयोग होता है। जैसे अगर ये ना होता तो ये होता, अगर ये ना होता तो वो ना होता, और इस तरीके की तमाम सेंटेंसेस का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को हम ग्रामर की भाषा में कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। और ये बेसिकली 3 प्रकार की कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं। इनके कुछ नियम होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से इन सेंटेंसेस का अपना महत्व है। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, when we want to express ourselves, and if we have to make use of some kind of condition in our sentences, these kinds of sentences and the rules related to these conditional sentences become very much important for us to know। और यही कारण है कि हमें कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड जानकारी रखनी चाहिए और इनके प्रकारों की जानकारी रखनी चाहिए। क्या नियम होता है, बिकॉज all the time the sequence of tense does not remain the same in all the conditional sentences, because conditionals posing some kind of condition do not have only one kind. They have more than one kind, and all the kinds, different kinds of conditional sentences have their set pattern of sequence of tenses। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस अगर सिर्फ एक प्रकार का होता तो बस एक रूल उस पर लागू होता, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं तो तीनों के नियम अलग अलग होते हैं और तीनों में कुछ अंतर भी होता होगा। तो इस तरीके से हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनका प्रयोग क्या होता है, और इसके सीख जाने के बाद हमें क्या आसानी होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा मैंने कहा, कंडीशनल सेंटेंस में अगर मगर का भाव होता है, जिसको हम शर्त भी समझ सकते हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो यहाँ एक शर्त है कि यदि तुम भी मार खाना चाहो तो मुझे मारो। इसका मतलब ये है कि अगर मगर वाले जितने भी सेंटेंस हम अपने भाषा में प्रयोग करते हैं वो सभी सेंटेंस कंडीशनल इसी तरीके के होते हैं। और इन कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत अगर मगर से होती है। जैसे अगर परिश्रम करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो निश्चित ही फेल हो जाओगे। तो अगर एक शर्त को रखता है कि दूसरा काम अवश्य हो जाएगा। अगर तुम पहला काम कंसीडर करोगे तो दूसरा काम स्वयं ही हो जाएगा। यानी कि अगर आप खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, और ऐसी संभावना 100% है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं उन सभी को हम एक नाम दे सकते हैं, और वो नाम क्या होना चाहिए? कंडीशनल सेंटेंस। ऑल सच सेंटेंसेस पोजिंग सम काइंड ऑफ कंडीशन, यानी किसी प्रकार के शर्त को इंट्रोड्यूस करे, तो ऑल सच सेंटेंसेस शुड बी कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो and they have some kinds, because all the time the conditional sentences do not remain the same। उनका एक ही प्रकार नहीं होता, उनके प्रकार भी बदलते हैं। इन सम केसेस
possibility of the described action is quite high, sometimes it is low। कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे शर्त वाले सेंटेंसेस में संभावना दूसरे क्लॉज के पूरे हो जाने का, दूसरे वाक्य के पूरे हो जाने का ज़्यादा होता है, और कभी कभी ये संभावना बहुत कम होता है। तो ज़्यादा संभावना और कम संभावना के लिहाज से हम उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कंडीशनल्स आर बेसिकली क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज, एंड कैटेगरी नंबर 1 को हम टाइप 1 बोलते हैं। आप कैटेगरी नंबर 1 को टाइप 1 बोलिए, नंबर 2 टाइप 2 and type 3. These are the 3 classifications of conditional sentences which help us a lot in expressing our things very clearly in our language. इसके सीख जाने से जो दुविधाएं बात करते वक्त या लिखते वक्त, हम एग्ज़ाम में कुछ लिखते हैं, उस वक्त हमारे मन में कुछ ऐसे भाव उठते हैं जिनमें यदि वाले सेंटेंसेस होते हैं और शर्त पे आधारित सेंटेंसेस होते हैं, तब हम उनको इग्नोर भी कर दिया करते हैं, क्योंकि अगर उसमें डाउट होता है तो हम ऐसे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा उसको इग्नोर करना समझते हैं, और उसके बदले में हम वी मेक यूज़ ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, हम आसान सेंटेंसेस का प्रयोग करना उचित समझते हैं। तो क्यों न इसके नियमों को सीख लिया जाए, जिससे हर प्रकार के एक्सप्रेशंस को लाने में मदद मिलेगी। तो शर्त पे आधारित पहला जो सेंटेंस होता है उसको आप टाइप 1 बोलिए, ये टाइप 2 दूसरा, और टाइप 3। इसको मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसलिए किया क्योंकि टाइप 1 में पॉसिबिलिटी का चांस 100% पॉसिबिलिटी होता है। There remains 100% possibility in type 1 conditional, यानी if, unless या इस तरीके के वर्ड्स कंजंक्शंस के साथ शुरू होने वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो if, ज़्यादातर if से शुरू होते हैं, कभी ये unless से भी शुरू हो सकते हैं, और provided that का भी प्रयोग किया जाता है। और इस तरीके के कुछ कंजंक्शंस, जैसे मैं अभी आपको लिखवा दूंगा कि किन किन कंजंक्शंस से कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि टाइप 1 में कितना % पॉसिबिलिटी होता है, तो आंसर है 100% पॉसिबिलिटी। अगर इस्तेमाल करके कोई सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, अगर दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा, तो आप बताइए इस वाक्य में कितना पॉसिबिलिटी है ऐसे होने का, कुत्ता के काट लेने का पॉसिबिलिटी कितना % आपको लगता है? अगर आपको 100% लगता है कि अगर दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा, तो अगर 100% पॉसिबिलिटी है इसका मतलब ये टाइप 1 है, और यदि टाइप 1 है तो इसका नियम कुछ और होगा। और अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं एक नई गाड़ी खरीदता, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब आपको इसकी पॉसिबिलिटी कितने % लगती है वो बताइए, आप समझिए। टाइप 1 कंडीशनल्स हैव देयर 100% पॉसिबिलिटी, वो आप पे डिपेंड करता है कि उन बातों को समझिए। दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा, क्या दौड़ने पे कुत्ता नहीं काट लेगा? 100% पॉसिबिलिटी नहीं दिखती? बिल्कुल दिखती है। तो ऐसे सेंटेंस टाइप 1 हुए जिसमें कम पॉसिबिलिटी दिखती है, यानी 1% पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर नज़र आती है, तो इसको हम टाइप 2 कंडीशनल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10 लाख रुपए होते तो मैं कार खरीद लेता, इसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए। कारण क्योंकि अगर होते, कोई पॉसिबिलिटी अगर होता तो मेरा वाक्य कुछ और होता।
मैं ऐसे नहीं पछता रहा होता कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। चांसेस आर देयर बट वेरी लिटिल चांसेस आर देयर, बहुत कम चांस है। 10 लाख रुपए होते तो मैं गाड़ी खरीदता। कहने का मतलब कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो व्हेन द चांसेस आर 1%, अगर 1% चांस होता है कंडीशन में तो हम उसको टाइप 2 कहेंगे। और जब 0% चांस हो जाए, इफ़ यू सी समवेयर any conditional sentence beginning with if or unless or something like that and has 0% possibility to 0% possibility for the action mentioned in the sentence to happen, अगर ऐसा आप देखते हैं कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छे से बचपन में पढ़ा होता तो मैं आईपीएस ऑफिसर बना होता। अब ये मैं पछता रहा हूँ, तो आईपीएस ऑफिसर बना होता, अब तो समय निकल गया। ऐसे सारे सेंटेंसेस, अगर से शुरू होने वाले सारे सेंटेंसेस जिसके अंदर 0% चांस अब बच गया है, अब ये कभी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है अगर मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, ये 100% गारंटी है। पढ़ के देखो, ना हुआ तो नाम बदल देना। 100% पॉसिबिलिटी है अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, ये 100% पॉसिबिलिटी है। अगर मेहनत किया होता तो पास हो गया होता, यानी कि आप फेल हो गए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम टाइप 3 कहेंगे। मीन्स सेंटेंसेस हैविंग लीस्ट पॉसिबिलिटी, 0% पॉसिबिलिटी टाइप 3, 1% पॉसिबिलिटी टाइप 2 एंड 100% पॉसिबिलिटी जिसमें हो उसको हम कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस कहते हैं। और मैं इनके टाइप के बारे में क्यों इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, वाई आई हैव बिन एम्फसाइजिंग ओवर द यूज़ ऑफ इंटेंसिटी एंड पॉसिबिलिटी, आपने ध्यान दिया, क्योंकि इसी के आधार पे इनके सीक्वेंस ऑफ टेंस तय होते हैं। जैसे टाइप 1 जिसमें 100% पॉसिबिलिटी होता है, उसमें दोनों क्लॉजेज में इफ से तो ये शुरू होता है और इसमें दो क्लॉजेज का इस्तेमाल होता है। जैसे एक सिंपल प्रेजेंट का और दूसरा सिंपल फ्यूचर का। आई नेवर सेड दैट दिस कैन नॉट बी यूज्ड ओवर हियर। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता। अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर पढ़ोगे तो पास होगे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम पास हो जाओगे अगर पढ़ोगे। यानी पहले क्लॉज को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा, यानी कि इसको भी पहले लगा सकते हैं, कुत्ता काट लेगा अगर तुम दौड़ोगे, तो बात बराबर है। अगर तुम दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा और दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा, बात बराबर है। यानी कि लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दोनों सेंटेंसेस में से, दोनों क्लॉजेस में से एक का फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, और एक का सिंपल प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करने के लिए अगर टेंस आपने सीखा है तो आपको पता होगा सिंपल प्रेजेंट हैज़ द यूज़ ऑफ V1 एंड V5, यानी रन या रन्स। इफ़ यू रन यानी सिंपल प्रेजेंट हो गया, अगर तुम दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा। द डॉग विल बाइट यू, अब मैंने विल लगाया, इसमें सिंपल फ्यूचर का पहचान है विल एक्जुलरी, तो आपने यहाँ सिंपल प्रेजेंट लगाया, यहाँ सिंपल फ्यूचर लगाया, और ये टाइप 1, यानी कि टाइप 1 कंडीशनल में 100% पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस को पहले डिसाइड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि इसमें कितने % पॉसिबिलिटी है, उसके बाद आप सीक्वेंस ऑफ टेंस को मेंटेन करेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस वो कला है जिसमें आपको जानना होता है कि
किस टेंस का इस्तेमाल किस टेंस के क्लॉजेस के साथ किया जाता है और किसका इस्तेमाल किस टेंस के साथ वर्जित है। जैसे अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट का है तो दूसरा सेंटेंस कभी भी पास्ट का नहीं हो सकता उसी सेंटेंस में, क्योंकि मीनिंग नहीं सही आएगा। इसी तरीके से टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट पहला क्लॉज सिंपल पास्ट ही होता है और दूसरा क्लॉज भी सिंपल पास्ट ही होता है। आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट, इसमें सिंपल पास्ट यानी V2 का प्रयोग कर सकते हैं या फिर सिंपल पास्ट के किसी एक्सुलरी का प्रयोग कर सकते हैं। आई वर, इफ आई वर, अगर आप लिखेंगे इफ आई वर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट वी मेक यूज ऑफ वर, चाहे ही रहे, शी रहे, यू रहे। यहाँ पे टेंस की तरह ये ध्यान नहीं देना है कि यू के साथ ही सिर्फ वर लगेगा, दे के साथ वर लगेगा और ही के साथ नहीं लगेगा। चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, वर हमेशा रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नाउन एंड नंबर, चाहे वो कोई भी नाउन एंड नंबर रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वर का ही प्रयोग करना है। इफ़ यू वांट टू शो सम काइंड ऑफ कंडीशन इन टाइप 2 सेंटेंस हैविंग 1% पॉसिबिलिटी, तो आपको यहाँ पे सिंपल पास्ट लगाना है। सिंपल पास्ट लगाने का मतलब सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही नहीं होता। जब एक्शन डिनोट करना हो तो V2, जब पोजेशन डिनोट करना हो तो हैड का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैड, इफ आई हैड अ कार, या इफ आई हैड अ सम ऑफ ₹10 लाख, अगर मेरे पास 10 लाख रुपया होता, तो हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के लिए नहीं किया मैंने। हैड का प्रयोग बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पास्ट परफेक्ट में नहीं होता। हैड और हैज़ और हैव, इन दोनों को पॉजेसिव वर्ड यानी स्वामित्व दिखाने वाले शब्दों के रूप में भी जाना जाता है। हैज़ हैव यूज्ड इन प्रेजेंट एंड हैड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। तो आप इसको हैड भी लगा सकते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा जब आपको पॉजेसिव वर्ड हैड का भी प्रयोग करना पड़ेगा या फिर आपको V2 का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इफ़ ही वर्कड, WORKED, इफ़ ही वर्कड, अगर वो मेहनत करता, इफ़ ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट करने के लिए या तो आप वुड लगाते हैं या तो आप कुड लगाते हैं। वुड या कुड में से एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड और पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग आप करते हैं, लेकिन जो भी करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो इफ़ ही वर्कड हार्ड, आपने यहाँ सिंपल पास लगाया, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, वो पास कर जाता। तो इस तरीके से आपने देखा कि टाइप 2 में सिंपल पास्ट को मेंटेन रखना है और सीक्वेंस सिंपल पास्ट दोनों जगह सिंपल पास्ट का ही है। और इसमें ये किसके लिए, टाइप 2 यानी 1% पॉसिबिलिटी होगा तो ऐसा सीक्वेंस ऑफ टेंस मेंटेन करेंगे। अब टाइप 3 के लिए, टाइप 3 में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्लॉज जो होगा, पहला जो वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरा जो वाक्य होगा वो भी पास्ट परफेक्ट होगा। यानी कि टाइप 2 और टाइप 3 में कुछ खास दिक्कत नहीं है। टाइप 2 में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ही है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, हैड प्लस V3 आप लगाएंगे यहाँ। इफ़ ही हैड कम, अगर वह आया रहता, ऑन टाइम, अगर वो समय पे आया रहता, तो आप हैड प्लस V3 ये काम बिना टेंस सीखे हुए करने का नहीं है, क्योंकि सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है अंग्रेजी के एस्पिरेंट्स के लिए कि वो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस को बढ़िया से समझ लें और इसके लिए टेंस पे आधारित वीडियो को देखें और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनाया जाता है।
तो हैड प्लस V3 यानी कम केम कम। तो इफ आई हैड कम 2 मिनट्स अर्लियर, अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलूँगा, अगर मैं 2 मिनट पहले आया रहता, यानी कि नहीं आ पाया, अब आ भी नहीं पाऊँगा, अब तो चांसेस 0% हो गए। अगर दूसरा सेंटेंस आप लेते हैं कि इफ़ आई हैड बीन ऑन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे मारता। तो इफ़ आई हैड बीन, आपने यहाँ हैड प्लस बीन, बी वॉज बीन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन भी होता है, बी रूट फॉर्म होता है और उसका थर्ड फॉर्म बीन होता है, सेकेंड फॉर्म वॉज होता है। तो हैड बीन आपने लगाया मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया, जैसा नियम था वैसा आपने कर दिया। इफ़ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता, दूसरे सेंटेंस को बनाने के लिए, अभी तो दूसरे सेंटेंस को बनाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट का लगाएंगे सेंटेंस, लेकिन उसमें हैड का प्रयोग ना करके आप वुड हैव लेके पास्ट परफेक्ट बना देंगे। वुड प्लस हैव प्लस V3, ऐसा करने से भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इसमें आप पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 लेके लीजिए, इफ आई हैड बीन देयर। अब इसमें बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट वुड हैव और V3 का प्रयोग कीजिए, जिसके आधार पे कैसे बनेगा, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव बीटन हिम, बीटन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया वुड हैव के साथ में। तो दिस इज द रूल टू कंपोज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप इस जानकारी को फॉलो करेंगे, एक बार, 2 बार और 1-2 बार लगातार देखेंगे, आप इस बात को समझेंगे। तो दिस वॉज अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस पर्टेनिंग 0% पॉसिबिलिटी। इसमें आपने पहले ही मैंने बता दिया था कि 0% पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस ही इस आधार पे बनेगा, उसका सीक्वेंस ऑफ टेंस ये रहेगा, और बाकी 100% और 1% वाले के लिए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पहले डिस्कस किए जा चुके। अब कभी कभी ऐसे भी कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें साइंटिफिक फैक्ट्स का प्रयोग होता है। जैसे अगर पानी गर्म करोगे तो वह उबलेगा। देखिए हिंदी में हम जो भी बात करते हैं, हिंदी फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू ये एकदम परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम वी मेक यूज़ ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, हम गा गे गी का ही प्रयोग करते हैं, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए एक, और एक सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, लेकिन टाइप 1 में हम दोनों ही जगह पे सिंपल फ्यूचर का ही प्रयोग कर देते हैं हिंदी में। तो हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए ये स्वीकार्य है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप यही काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि कहने का मतलब तुम मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, ये तो दोनों ही फ्यूचर टेंस में हो गया। लेकिन अभी आपने रूल में देखा टाइप 1 में कि एक सिंपल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ कहना चाहिए, शुद्ध भाषा में कहना चाहिए कि अगर तुम मुझे मारते हो तो मैं भी तुमको मारूंगा। तो एक सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल फ्यूचर में, और रूल के मुताबिक ये सेंटेंस सही है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आमतौर पे सभी लोग, जनरली पीपल मेक यूज़ ऑफ इनकरेक्ट, मीन्स दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, तो भाई वहाँ का वो बात है। दूसरी बात, साइंटिफिक फैक्ट्स अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस में आता है, जैसे साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स है उसके अंदर, अगर सुई चुभाएंगे तो खून निकलेगा, हु डजंट नो, एंड दिस इज वेरी ट्रू टू से कि इफ़ वी प्रिक, अगर हम सुई चुभाते हैं तो खून निकलेगा, इट ब्लीड्स। तो इफ़ वी प्रिक इट ब्लीड्स, मैंने किस आधार पे बनाया,
मैंने दोनों ही ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स पे आधारित कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि टाइप 1 की तरह सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स एंड ऑल दिस सेंटेंसेस वी मेक यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। और दूसरा भी आपका दूसरा क्लॉज भी यही रहेगा, सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। तो ये था साइंटिफिक फैक्ट्स वाले सेंटेंसेस के लिए। अच्छा, अब आप इसको क्या कहेंगे? ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स पे आधारित जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, आप उसको जीरो टाइप कह सकते हैं। जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। ये बात हो गई, आपने जान लिया इसको भी, और टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसेस को भी, और उसकी उपयोगिता को भी आपने बखूबी महसूस किया होगा कि हाउ these kinds of sentences sometimes confuse us and puts us all in doubt, and we hesitate due to the irregular means the arrangement of the sequence of tenses। अगर आप इसमें हेजिटेट करेंगे, अगर आपको पता नहीं रहेगा, तो अपने एक्सप्रेशंस को बढ़िया से नहीं दे पाएंगे। एंड at last I would like to add one more and the most important thing to you, और वो है कि every conditional sentence, whether it is zero type 1, type 1, type 2, type 3, but it is must for all the conditional sentences to start with these words। sometimes कभी कभी ज़्यादातर तो ये मिलेगा, कभी कभी आपको unless से भी सेंटेंसेस मिलेंगे, कभी ओ दैट यानी विश करने के लिए, ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। ओ दैट आई वर योर ब्रदर, काश मैं आपका भाई होता। ओ दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। और अगला सेंटेंस आप जो जोड़ेंगे, है ना, वो सिंपल पास्ट का ही होगा, क्योंकि आपने अभी सिंपल पास्ट का ही प्रयोग किया है, तो अगला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट होगा। टाइप 2 का ये सेंटेंस है, बिकॉज इट हैज़ 1% पॉसिबिलिटी। तो दैट्स वाई ओ दैट से भी शुरू हो, या अनलेस, इफ, and provided that etc। ऐसे और भी कुछ कंजंक्शंस का प्रयोग हो सकता है कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस के बीच में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आप इनको शुरू में लगाइए, बीच में लगाइए, शुरू में लगाइए या बीच में लगाइए, नो प्रॉब्लम। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है इस शर्त पर कि सेंटेंसेस के निर्माण में ऐसी चीज़ों का बड़ा ही महत्व है। एंड इफ़ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल सच नॉलेज, अगर ये ज्ञान नहीं हो तो ऑन टाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड एंड आवर माइंड रिमेन्स ब्लैंक, इट गेट्स ब्लैंक। सो फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर द गुड यूज ऑफ लैंग्वेज वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द फीस्टफुल concepts of English grammar, and these internally give us enormous and immense strength। इससे बहुत मजबूती मिलती है, and we develop a sort of confidence inside us। तो ऐसे कंजंक्शन का आप प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हुआ इस शर्त पर कि। तो ये कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तुम्हें पैसा दूंगा
इस शर्त पे कि कल तुम मुझे लौटा दो। तो इस शर्त पर कहने के लिए आपको प्रोवाइडेड दैट इफ़ नहीं लगाना पड़ेगा। अगर इफ़ लगाना चाहते हैं तो प्रोवाइडेड दैट शुड बी इग्नोर्ड, आप इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। और इफ़ से भी बन सकता है वो सेंटेंस, और प्रोवाइडेड दैट से भी बन सकता है। आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू गिव यू कैश प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट टू मी द नेक्स्ट डे। मतलब कल अगर लौटा देंगे तो मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ, पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रोवाइडेड दैट का भी आपने प्रयोग सीख लिया है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो I would like to ask all the viewers to subscribe the channel for the continued activities on this channel, and I anticipate your favor and all. Thank you for watching this time. Thank you.